नमस्कार जय हिंद साथियों। भारतीय संविधान की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत का एकीकरण। तो आपको बताया था कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए थे उस वक्त पूरे देश को 565 देसी रियासतों में बांटकर गए थे और उन्हें यह कह दिया कि आपका मन करे तो आप भारत में मिलिए, आपका मन करे तो पाकिस्तान में मिलिए और आपका मन करे तो अपना देश बना लीजिए। तो इस तरह से भारत को एक अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ के चले गए। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने उस वक्त सूझबूझ के जरिए, जिसमें अपने विशेष तौर से कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, पीके मेनन साहब, इसके अलावा जवाहरलाल जी नेहरू, इन सब की समझदारी के कारण इन्होंने किस तरह से अखंड भारत का निर्माण किया, ये सब चीज हमने पहले पढ़ी है। और ये भी पढ़ा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद का एकीकरण हुआ है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि राज्यों का पुनर्गठन, शुरू में जो राज्य बने थे वो टोटल 14 राज्य बनाए गए थे। कितने राज्य बनाए थे? 14 राज्य बनाए थे। और राज्यों की श्रेणी 4 निर्धारित की थी, ए, बी, सी और डी। 4 श्रेणी के राज्य बनाए थे। वर्तमान में कितने प्रकार के राज्य हैं? 2 प्रकार के। एक तो हमारे राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। उस वक्त ये 4 श्रेणियां बना के छोड़ी। और इनको बनाने के लिए भाई किस नियम के तहत नए राज्य बनाए, किस नियम के तहत हम श्रेणियां बांटे। तो सबसे पहले राज्यों के पुनर्गठन को लेकर धर आयोग आया। एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया 1948 ईस्वी में। ठीक है, एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया 1948 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने कहा कि नए राज्य बनाइए, लेकिन नए राज्यों को बनाने का आधार, पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं होनी चाहिए। भाई हम भाषा के बेस पर नए राज्य बनाएंगे कि जी ये गुजराती लोग गुजराती बोलते हैं तो यहां गुजरात बना दो, मराठी वालों को महाराष्ट्र बना दो, राजस्थानी वालों को राजस्थान बना दो। तो यदि हम सिर्फ भाषा का आधार लेके चलें, हम भौगोलिक विशेषताओं, भौगोलिक सुविधाओं, प्रशासनिक सुविधा को हम दरकिनार करके केवल भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो निश्चित रूप से भाषागत अलगाववाद की भावना वहां की जनता में उत्पन्न होगी, जो आने वाले समय में राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए घातक होगी। जो आज कह रहे हैं हमारे लिए राज्य बनाइए, भाई वो कल ये भी तो कह सकते हैं हमारे लिए देश ही अलग बना दीजिए, हम तो अलग भाषा वाले हैं और हम तो भारत में नहीं रहेंगे, है ना। तो देश की अखंडता के लिए खतरा था। तो एस के धर साहब ने यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना है, बल्कि हमें प्रशासनिक सुविधा विशेष तौर से तो प्रशासनिक सुविधा को ही ध्यान में रखना है। इसके अलावा वहां के विकास के दृष्टिकोण से, देश की एकता अखंडता के दृष्टिकोण से हमें क्या करना है? नए राज्यों का निर्माण करना है। यह मेन आधार था। उसके बाद में एक नई कमेटी का गठन हुआ जिसको अपने कहते हैं जेवीपी समिति। यह भी 1948 ईस्वी में आई। जब यह बना दी तो फिर यह बनाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि देश में जगह जगह पर आपको पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेता तो तैयार हो गए। अब नेता जो बन गया उसका तो काम नेतागिरी करेगा। पहले वो स्वतंत्रता आंदोलन में कर रहा था, बाद में क्या करें, भारत तो आजाद हो गया, तो फिर वो नेतागिरी में आगे बोले हमारे भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, कोई कह रहा है जी हमारे इसके आधार पर राज्य बनाओ। वो सब देश के अंदर अस्थिरता का माहौल उत्पन्न कर रहे थे। तो देश में कुछ लोग, ज्यादातर जो थे इस बात पर थे, भाई उनको पता था कि अब देश आजाद हो गया, अब नेतागिरी करेंगे तो हमें आगे चल के कुर्सी मिलेगी। तो उन लोगों ने भाषा के आधार पर तमाम जगह पर राज्य बनाने की मांग करने लगे। और इसमें जेवीपी समिति फिर गठित की गई, क्योंकि देश में आने वाली समस्या से निपटने के लिए। जे का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब था पट्टाभी सीतारमैया। कौन से पट्टाभी सीतारमैया? वही पट्टाभी सीतारमैया जो सुभाष चंद्र बोस के सामने चुनाव हार गए थे और ये गांधी जी के
उम्मीदवार कह सकते हैं कि गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको उतारा गया था और उसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे वो जीत गए थे। तो हरिपुरा और त्रिपुरी संकट, हरिपुरा अधिवेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस जीते थे और दूसरा था त्रिपुरी संकट, वहां पे भी यही स्थिति आई थी। इस समिति ने भी यही कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को इन्होंने भी क्या कर दिया, अस्वीकार, क्योंकि इन्हें एक बात समझ में आ गई कि एक बार यदि भाषा के आधार पर राज्य बनने लग गए ना तो ये मांग पूरे देश में जोर पकड़ जाएगी। अब जैसे राजस्थान में लोग कहते हैं, आधे लोग कहते हैं जी हमारी भाषा तो मारवाड़ी है ना, हमारा मारवाड़ बना दो। कई कहते हैं जी हमारी भाषा तो ढूंढाड़ी है, हमारी मारवाड़ी से मिलती नहीं है, हमारा ढूंढाड़ प्रदेश बना दो। कोई कहेगा हमारी भाषा तो हाड़ौती है, हमारा जो है वो हाड़ा प्रदेश बना दो, हाड़ौती प्रदेश बना दो। शेखावटी वाली कहेंगे जी हमारी तो भाषा अलग ही है साहब, हमारी तो शेखावटी है, हमें हमारा शेखावटी क्षेत्र अलग बना दो। गंगानगर नुमानगढ़ वाले कहेंगे जी हमारी तो भाषा पंजाब से टच है पूरी की पूरी, हमारा कुछ अलग ही कर दो या पंजाब में मिला दो। तो कुल मिला के ऐसे तो देश में सैकड़ों राज्य बन जाएंगे भाषा के आधार पे, है ना। कहते हैं कि भाई हमारे भारत की विशेषता यही है कि पानी भी दूरी के साथ में बदलता है और भाषा भी दूरी के साथ में बदलती है। कहते हैं कि 10 कोस में पानी, 8 कोस में पानी बदले 3 कोस में वाणी, तो 3 कोस में भाषा बदलती है, वहां पर आप सोचिए कितनी विविधताएं उत्पन्न हो जाएगी। तो जेवीपी समिति ने भी यही कहा कि राज्यों के पुनर्गठन की मांग का आधार भाषा नहीं होना चाहिए, राज्यों के पुनर्गठन की मांग का आधार भाषा नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर इन्होंने राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी देश में लगातार भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की मांग चल रही थी। कहां चल रही थी, अब मैं बताता हूं आपको कहां चल रही थी। चल रही थी कहां, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। मतलब उस वक्त आंध्र प्रदेश नहीं था, उस वक्त तेलुगु भाषी लोग रहते थे और तेलुगु भाषी लोग जो थे वो ये कहते थे कि हमारे तेलुगु भाषियों के लिए अलग से क्या बनाया जाए, अलग से राज्य बनाया जाए। तो तेलुगु भाषी लोग ये कह रहे थे भी हमारे लिए अलग से राज्य बनाइए, और वहां पर पोट्टी श्री रामल्लू जो थे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। ना सिर्फ आंदोलन किया बल्कि भूख हड़ताल पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए कि भैया हमारे लिए तो चाहे कुछ भी कीजिए, हमारा तो अलग आपको राज्य बनाना ही पड़ेगा। इनके प्रमुख नेता थे पोट्टी श्री रामल्लू। 56 दिन तक भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और आपको पता है जब भूख हड़ताल में कोई मर जाए तब तो जनता ज्यादा आक्रोशित हो जाती है और मामला ये तो बहुत तगड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। एक तरफ भारत का एकीकरण, राज्यों को मनाना, और एक तरफ जनता सड़क पे आ गई। अब यहां पे सरकार को इनकी मांग को स्वीकार करना पड़ा और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी लोगों के लिए बनाया गया पहला राज्य था। तो क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। अब आजकल तो देखो प्रश्नों में बड़ा ही छिछोरापन हो गया है। अब ये नहीं लगता कि आरपीएससी आपके ज्ञान की परीक्षा कर रही है, आरपीएससी आपको बाहर भगाने की कोशिश कर रही है। अब कहीं ऐसा आ जाए कि पोट्टी श्री रामल्लू ने कितने दिन तक भूख हड़ताल की, 56 दिन, 54 दिन, 53 दिन, 48 दिन, तो वहां पे आपको दिन और याद रखने पड़ेंगे 56 दिन। और वो दिन भी दूर नहीं है बालक बालिकाओं कि जब कभी ये कह दें बताइए कितने बजकर कितने मिनट पर पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हुई, कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड पर हुई, उनका दाह संस्कार किसने किया। जिस प्रकार से गहराइयां बढ़ती जा रही हैं, इसमें स्टूडेंट को देखिए, आरपीएससी की कोशिश ये रहनी चाहिए भी हमें स्टूडेंट को सिलेक्ट करवाना है, हमें स्टूडेंट के ज्ञान की परीक्षा करनी है, ना कि हम इजुल फिजुल बात करके और स्टूडेंट को एकदम उलझाने की कोशिश करें। ऐसे तो फिर बच्चे फिर तैयारी नहीं करेंगे, ऐसे कैसे तैयारी करेंगे। कोई ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी है जो इस दुनिया की हर चीज को जान लेगा। भाई यही चीजें हैं जो हम कोशिश करते हैं कि दुनिया में जो ज्ञान जिस तरह का चल रहा है, ऐसे तो पॉलिटी का एंड ही नहीं है, कितना भी पढ़ो, चाहे पीएचडी तक का सारा ही पढ़ लो, फिर तो इतनी, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ लो इतनी, फिर ज्योग्राफी पढ़ लो इतनी, फिर नीति शास्त्र, लोक प्रशासन, सब उतने उतने गहराई में पढ़ेंगे। बताइए कैसे काम चलेगा। लेकिन फिर भी हमें कोशिश ये करनी है कि आरपीएससी वर्तमान में जहां स्तर पे जा रही है उतने से तो हमें थोड़ा 2 कदम आगे चलना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि पोट्टी श्री रामल्लू 56 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था 1953 में कौन सा, आंध्र प्रदेश। अब तो साहब रास्ता खुल गया,
बोले साहब भूख हड़ताल से वहां राज्य बन गया तो देश में जगह जगह कहने लगे कि भाषा के आधार पर राज्य बनाइए, हमारा पंजाब बनाइए, हमारा हरियाणा बनाइए, हमारा उत्तर प्रदेश बनाइए, हमारी बिहारी भाषा का बिहार बनाइए, मराठी भाषा का महाराष्ट्र बनाइए। तो जगह जगह पर भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज पकड़ गई और अब नया आयोग का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, फजल अली आयोग, न्यायाधीश थे फजल अली, इनकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। आयोगों के गठन का क्रम यह है, सबसे पहले आया एस.के. धर आयोग, उसके बाद में आएगी जेवीपी कमेटी और इसके बाद में कौन आया? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के दो सदस्य और कौन थे? एक तो थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे के.एम. पणिकर। के.एम. पणिकर आपको पता है कि बीकानेर के प्रतिनिधि थे हमारे संविधान सभा में, बीकानेर रियासत से प्रतिनिधि गए थे, उसमें के.एम. पणिकर का भी नाम है। तो इन्होंने क्या कहा? देखिए, सबसे पहले तो यह पूछा जाएगा कि फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 1953। ये रट्टा मार के रखिए। इसके सदस्य कौन थे? हृदयलाल कुंजरू, अरे नहीं, हृदयनाथ कुंजरू, है ना। के.एम. पणिकर, बिल्कुल के.एम. पणिकर। निम्न में से सत्य कथन है, फजल अली आयोग का गठन 1948 में किया गया। फजल अली आयोग के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर थे। के.एम. पणिकर बीकानेर रियासत के दीवान थे। तो आपके सामने देखो, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा सही है, लेकिन पहले में 1948 नहीं है, क्या है? 1953। शब्दों की बारीकियों को पकड़ना पड़ेगा, शब्दों की बारीकियों को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके देखो। साधारण तैयारी से तो काम चलेगा ही नहीं। साधारण तैयारी तो लाखों लोग कर रहे हैं, लाखों लोगों में 60% तो ऐसे हैं जो तैयारी कर ही नहीं रहे, दिन भर मोबाइल ही चला रहे हैं, गलियों में, सड़कों पे, व्हाट्सएप पे। वो तो अपना ट्रैक ही छोड़ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इतने के लिए पढ़ रहे हैं कि भी घर वालों को बेवकूफ बना सके। बच्चे 40% में करीब 30% वो है जो ऊपर ऊपर की पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते भी हैं कई तो बहुत सारा, लेकिन उनको कुछ याद नहीं रहता, या वो क्वालिटी चीजें नहीं पढ़ रहे, अच्छी चीजें नहीं पढ़ रहे, अच्छे मार्गदर्शन में नहीं पढ़ रहे। 10% में आपको आना है जिनको अच्छी अच्छी चीजें सब पकड़ के, जैसे आपको बता रहे हैं, ये सारी चीजें आपको कवर अप करनी है। देखिए, इसके बाद में मैं एक सेकंड राउंड में एक और नोट्स दूंगा, उसके अंदर ये जो नोट्स है ये मैंने काफी सारे फैक्ट जो मतलब ये आपको जो पीडीएफ में दे रहा हूं, इसमें लगभग सभी चीजों को हमने कवर कर लिया है। आगे आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे और ज्यादा हम एक एक केस को डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर भी और भी चीजों के लिए सेकंड राउंड में आपको एडिशनल जो फीडबैक मटेरियल और दे दिया जाएगा, ताकि उससे भी ज्यादा गहराई में आपकी पढ़ने की इच्छा हो। आपको नहीं सर हमें तो इस जन्म में ज्यादा इंतजार नहीं करना, सिलेक्शन करवाना ही करवाना है हर हाल के अंदर, तो आप और गहराई में चले जाइए। उससे ऊपर तो फिर क्या होगा, उससे ऊपर कुछ होगा तो फिर होगा, वो तो पूरी दुनिया के लिए ही है। ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल कहीं नहीं सुना आपने, कहीं नहीं देखा, ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराइए मत। क्यों? क्योंकि पहली बात तो उसको कोई भी नहीं कर पाएगा, करेगा तो उसका नेगेटिव जाएगा, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन में से अंदाज नहीं है, ठीक है ना। तो होगा तो सबका गलत होगा, नेगेटिव जाएगा तो भी आप जीत में रहेंगे, क्योंकि आप तो 0 पे हैं, माइनस वाला तो आपसे पीछे हो गया। और यदि कोई 2-4 का तुक्के से सही हो भी गया तो कुछ नहीं होना उससे। बहुत सारी सीटें हैं, कट ऑफ जो है वो 40, 45, 50% से ऊपर तो कट ऑफ ही नहीं जा रही। तो कहां आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि जी इतने क्वेश्चन एकदम इतने हार्ड आ गए। पूरा पेपर नहीं आता, और हर पेपर में आप मान के चलिए जितनी कट ऑफ जाती है उससे ज्यादा क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, जो हर कोई बच्चा ढंग से करे तो कर सकता है, गलतियां ना करें बस। तो भाषा के आधार पे 1955 में इस आयोग ने रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट में क्या क्या अनुशंसाएं दी कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार कर लिया। मतलब इन्होंने कहा, पहले वाले दोनों ने कहा नहीं भाषा नहीं, सिर्फ प्रशासनिक सुविधा। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पे भी राज्य बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसका आधार केवल भाषा नहीं होना चाहिए कि ये जी नया स्टेट बन रहा है। बोले क्यों? बोले सिर्फ इनकी भाषा अलग है। नहीं, भाषा के अलावा, भाषा एक बाद की बात है, भाषा से पहले आपको कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए।
तो इन बातों पे भी प्रश्न आएंगे। सबसे पहले तो कहीं ऐसा ना हो कि जो आज भाषा के नाम पे अलग राज्य मांग रहे हैं वो कल को खड़े हो जाएं कि हमारा तो अलग देश और बनाइए, हम तो अलग होंगे साहब भारत से, हमारा तो काम नहीं चल रहा, हमारे उत्पादन बहुत है, हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, तो हम तो अपना बढ़िया भारत से तेज विकास कर लेंगे। कहीं ऐसी खोपड़ी में उनके है ना जग जाए। तो देश की एकता और सुरक्षा को मजबूती मिले, हम नए राज्य का गठन करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि केवल भाषा नहीं, भाषा बाद की बात है, पहले देश की एकता और सुरक्षा को मजबूती मिलनी चाहिए उस राज्य के बनने से। दूसरा, भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहनी चाहिए। देखिए अभी पिछले आप कह सकते हैं 30 सालों में 35 सालों में 1991 के बाद जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, संचार के साधनों का धीरे धीरे विकास हुआ, विदेश की कंपनियां आई, तो हम ग्लोबल दूसरे देशों की चीजों से हम जुड़ गए, है ना, ज्ञान से जुड़ गए, तकनीक से जुड़ गए। यही नहीं, हम पूरे इंडिया में भी जुड़ गए। पहले सिर्फ राजस्थान में है तो वो क्या है भाई, राजस्थान की दाल बाटी है, लापसी है, हलवा है, ये खाते थे। ज्यादा से ज्यादा हम पंजाब के टच में आ गए तो हम क्या खाने लग गए, जो पंजाब के टच का एरिया है वो मक्के की रोटी खाने लग गए, है ना, सरसों का साग खाने लग गए। वर्तमान में यह स्थिति है कि पूरे इंडिया में हर जगह पे हर जगह की चीज मिलती है। दाल बाटी चूरमा आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह मिलेगा, डोसा इडली हर जगह पे मिलेगी। मतलब जो खाना है वो देखिए पूरे देश में एक रूपता में फैल गया। भाषा है वो भी धीरे धीरे हम टीवी से और से उनकी थोड़ी थोड़ी सीखने लगे। कपड़े पहनावा, स्कूलों के अंदर ड्रेस कंपटीशन, वो सब चीजें हैं जिससे सांस्कृतिक एकरूपता पूरे देश में स्थापित हो गई है। तो हम नए राज्य बनाए उससे सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहनी चाहिए, ये सांस्कृतिक विविधता ना आ जाए तो साहब हम तो मराठी हैं और हमारी मराठी भाषा जिसको आए वो महाराष्ट्र में रहे, बाकी को हम जूते मार के भगा देंगे। क्यों भाई, क्यों भगा देंगे आप? क्या महाराष्ट्र अलग देश है? क्या वहां रहने वाला भारत का नागरिक नहीं है? आप अपनी भाषा बोलिए। दूसरा, यदि आपकी भाषा को नहीं समझ पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी व्यक्ति के ऊपर आप कुठाराघात करके नहीं भगा सकते। कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे देश के किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए। आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक विकास सुनिश्चित होना चाहिए कि आप नया राज्य बना रहे हैं तो आर्थिक विकास, वित्तीय और प्रशासनिक विकास वो भी सुनिश्चित होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ जगह जैसे कोई पिछड़ा हुआ एरिया है, कई कहते हैं जी मरु प्रदेश को हमारा छोटा सा अलग राज्य बना दो। अब चलो मरु प्रदेश में वर्तमान में तो रिफाइनरी आ गई, लेकिन पहले तो उत्पादन नहीं था। अब आप यदि उसको अलग बना देंगे तो ऐसी स्थिति में आर्थिक समस्याएं आएगी और उसके लिए विशेष बजट देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, हमें यह भी ध्यान रखना है कि आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक विकास भी सुनिश्चित होना चाहिए। कहीं भाषा के चक्कर में ये चीजें पीछे रह जाएं। और जनता के कल्याण के आयोजन को प्रोत्साहन देना चाहिए। इन उद्देश्यों के साथ समझौता किए बिना यदि भारत भाषा के आधार पर राज्य बना सकता है, इनसे ये चीजें खराब नहीं होनी चाहिए, इनसे समझौते किए बिना भारत भाषा के आधार पर राज्य बना सकता है। इसके साथ ही इस आयोग ने यह भी माना कि राज्यों की जो 4 श्रेणियां थी, पहले 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी? एक तो वो राज्य थे जो ब्रिटिश कालीन राज्य थे, जिन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का आधिपत्य था। दूसरी यूनियन टेरिटरी थी, आपको बताया था ना, है ना, कुर्ग है, बिहार है, बलूचिस्तान है, अजमेर मेरवाड़ा है, ABCD के नाम से बताया था वो। इसके अलावा देसी रियासतें, और चौथा प्रकार आ गया जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप था। ये 4 श्रेणी के राज्य थे शुरू में, और इसमें कहा गया कि अब 4 श्रेणी को समाप्त कीजिए और सिर्फ कितने राज्य रखिए? 2 प्रकार के राज्य रखिए। एक तो रखिए राज्य और एक रखिए यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। सिर्फ 2 श्रेणी के रखिए। ये भी किसने कही? फजल अली आयोग ने। तो फजल अली आयोग की अनुशंसाओं में निम्न में से कौन सी थी, कौन सी नहीं थी, इन चारों को बढ़िया तरीके से रट्टा मार लीजिएगा। ये चारों बातें हों, उसके बाद में आप भाषा के आधार पे, इनसे समझौता किए बिना भाषा के आधार पे भारत में राज्य बनाया जा सकता है। तो 4 प्रकार की पहले रियासत थी। राज्य कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। राजस्थान किसमें था? राजस्थान शुरू में 20 श्रेणी का राज्य बना रखा था, उसके बाद में C, D, मतलब इनमें नहीं था, वो अलग श्रेणियां। देखो अब हम आगे पढ़ेंगे। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा जो फजल अली आयोग की सभी सिफारिशों को लागू कर दिया गया, और 1 नवंबर 1956 में इसमें संशोधन आया। 1 नवंबर 1956 में इसमें संशोधन आ गया।
ठीक है, तो इस तरह से अपने कह सकते हैं कि देश में जब 1 नवंबर 1956 में राज्यों की 2 श्रेणियां बनी, उस वक्त देश में कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी। कितने राज्य थे? 14 और यूनियन टेरिटरी 6। अब देखिए कैसे कैसे नए नए राज्य बने। सबसे पहले 14 राज्य बन गए, अब बना सबसे पहले 15वां राज्य। 15वां राज्य बना साथियों गुजरात। गुजरात और महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र पहले मुंबई प्रांत के नाम से जाना जाता था, उसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों थे। मुंबई प्रांत, बंबई प्रांत कहते थे, मुंबई तो बाद में नाम बदला है। उस बंबई प्रांत में से गुजरात को पृथक करके 15वां राज्य बना दिया गया और शेष बचे हुए भाग को बंबई ना कह के क्या नाम दे दिया गया? महाराष्ट्र। लेकिन नया कौन सा बना है? गुजरात ही बना है, उसका तो सिर्फ नाम बदला है। अच्छा, 1963 में फिर एक नया राज्य बना, नागालैंड, और यह बना था, गुजरात बना था 15वां राज्य और नागालैंड बना था 16वां राज्य। 1966 में नया राज्य बना जो पहले पंजाब और हरियाणा हुआ करते थे। ये पंजाब हरियाणा इकट्ठे थे, पेप्सू के नाम से जाना जाता था। पेप्सू के नाम से जाना जाता था, पंजाब हरियाणा इकट्ठा था। इसमें से हरियाणा को अलग किया गया, 1966 में नया राज्य बनाया और बाकी बचा हुआ भाग पंजाब और एक ये 17वां राज्य बन गया पंजाब। तो ध्यान रखिए 15वां कौन सा रहा? 1 नवंबर 1956 तक तो 14 राज्य और एक केंद्र शासित 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद 1960 में 15वां राज्य बना गुजरात, उसके बाद में बना नागालैंड, 1966 में बना हरियाणा। और पंजाब और हरियाणा को राजधानी को लेकर विवाद हुआ कि भी राजधानी किसको रखें। तो चंडीगढ़ को यदि रखें तो चंडीगढ़ तो पंजाब वाले कह रहे हैं भाई हमारा है, हरियाणा वाले कहे हमें दो, तो उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। भाई देखो है तो ये केंद्र के अंदर में लेकिन यहां पर इसको आप दोनों जने राजधानी के तौर पे एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो चंडीगढ़ दोनों की राजधानी है, किसकी? पंजाब की भी और हरियाणा की भी। पंजाब के हिंदी भाषी पहाड़ी भाग क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिला दिए गए और 1971 में, अब पंजाब में भी देखो एक चक्कर था, पंजाब में सारे पंजाबी बोलने वाले थोड़ी थे। पहाड़ी क्षेत्र के अंदर पंजाबी नहीं बोलते थे, हिंदी बोलते थे। तो वो पंजाब वालों को थोड़े अटपटे लगते थे, यार हमारे पंजाब में ये पंजाबी तो आती ही नहीं इनको और हमारे पंजाब में ये कर क्या रहे हैं। जैसे हमारे राजस्थान में है, जो पूर्वी भाग है जहां पे भरतपुर है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, तो वहां लोग क्या बोलते हैं? यूपी की तरह से ब्रज भाषा बोलते हैं। तो वहां उनको थोड़ा सा जो राजस्थान की भाषा अलग लगती है और राजस्थान वालों को उनकी भाषा अलग लगती है, तो थोड़ा सा उनमें देखो सांस्कृतिक विविधता दिखाई देती है। फिर भी हमारा मतलब एकता बनी हुई है। तो वहां पर क्या हुआ कि 17वां राज्य बनने के बाद में 18वां राज्य बना हिमाचल प्रदेश। 18वां राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश, जिसमें पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग कर दिया गया। तो 15, 16, 17, 18, 15वां गुजरात, 16वां नागालैंड, 17वां हरियाणा, 18वां हिमाचल प्रदेश। क्लियर? देखो ये कहानी इधर चल रही थी, यहां पे ये राजस्थान है अपना, ये ऐसे मान लीजिए। तो यहां पे पंजाब अलग बन गया, फिर हरियाणा अलग हो गया, फिर ये हिमाचल प्रदेश अलग हो गया। 3 राज्य बन गए ना। पहले तीनों क्या थे? इकट्ठे थे, है ना। तो बाद में क्या हुआ? तीनों के तीनों अलग अलग हो गए। पंजाब अलग कर दिया, हरियाणा अलग कर दिया और हिमाचल अलग कर दिया। तो ये 3 राज्य बन गए। इसी प्रकार से यहां पर हम देखें तो गुजरात और ये महाराष्ट्र इकट्ठे थे, तो यहां पे भी अलग किया, गुजरात को अलग किया और महाराष्ट्र को अलग किया। तो गुजरात पहला राज्य था 15वां, 16वां राज्य है इधर पूर्वी राज्यों में है नागालैंड, 17वां राज्य कौन सा रहा? ये रहा हरियाणा, और 18वां राज्य कौन सा रहा? हिमाचल प्रदेश। इतने नए राज्य बन गए। उसके बाद में आया 1972। अब इनमें देखो सालों में भी आ सकता है,
कि कौन सा ईयर में बना, क्रम भी आ सकता है, इनमें से नए बनने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है, ABCD 4 ऑप्शन आ जाए, क्रम आ जाए, ठीक है ना। और राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को लिखिए, ये मेंस में भी प्रश्न आ सकता है। तो राज्यों का किस किस प्रकार से नए राज्यों का गठन हुआ, ये 5 नंबर में 100 शब्दों में भी आ सकता है। तो आपको ये सारे राज्य क्रम से याद होने ही चाहिए। और याद कैसे होंगे, भूल जाते हैं, पढ़िए फिर बिना देखे बोल के देखिए, एक दूसरे को समझाइए, है ना। याद तो करना ही पड़ेगा, यही जीवन है, इसलिए याद तो ये करना ही पड़ेगा, रो के करो चाहे हंस के करो। 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा ये पहले यूनियन टेरिटरी थे, इनको 19वां और 20वां 2 राज्य बना दिए गए। किस किस को, मणिपुर और त्रिपुरा। 1972 में 2 नए राज्य बना दिए, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 2 नए राज्य बना दिए गए, ठीक है। तो देखो अब 20 तक के राज्य तो आपको समझ में आ गए, और मेघालय के लोगों ने कहा जब इतना ही सब कुछ हो रहा है तो हमारा भी एक छोटा सा राज्य बना दीजिए, मणिपुर वालों से हमारा कुछ बैठता नहीं है आंकड़ा। तो मेघालय को 21वां राज्य बना दिया गया। ये देखो ये राज्य क्या थे, ये बड़े चक्कर वाले राज्य थे, मेघालय मणिपुर, जो पूर्वी भाग है ना, जिसमें 7 सहेलियां कहते हैं, जिनको 7 राज्य इकट्ठे हैं, है ना। मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, असम, ये राज्य जो 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सहेलियां कहते हैं, इन राज्यों की समस्या है शुरू से ही। मैं इधर आपको ये बना के बता दूं, देखो यहां पे आ गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना। यहां पे क्या आ गया, यहां पे एक छोटा सा है त्रिपुरा, यहां पे क्या आ गया, मेघालय, यहां पे बीच में कौन है, ऐसे 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 फैला हुआ है ना, कौन है, असम। 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों क्या है, 7 सहेलियां बोला जाता है। और ये पूरे शेष भारत से है ना, यहां एक पतली सी जगह है, यहां पे सिक्किम है, यहां पतली सी जगह है, उसको बोलते हैं चिकन नेक, मतलब बिल्कुल 12 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी है, जिससे पूरा भारत इनसे जुड़ा हुआ है। बार बार ये जो चाइना है वो ये कहता है कि हम साहब चिकन नेक जो है ना वो कब्जा लेंगे, सिक्किम को ले लेंगे, चिकन नेक कब्जा लेंगे तो पूरा भारत 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। पाकिस्तान भी ये सोच रहा है कि हम चाइना के साथ मिलकर कभी ये कर देंगे, लेकिन ये सब सपने, ऐसा हो नहीं पाएगा। क्योंकि यदि वो चिकन नेक की बात करेंगे ना, तो हम इधर बांग्लादेश है, इसमें 2 चिकन नेक है, हमारे हाथ में बांग्लादेश है, फिर हम बांग्लादेश पे फिर करेंगे ना, तो ऐसे चिकन नेक जो है वो आप बांग्लादेश के साथ में मिलके कर नहीं सकते। तो कुल मिला के बात यह है कि मेघालय को नया दर्जा दे दिया। 22वां संविधान संशोधन से मेघालय को असम से पहले उपराज्य का दर्जा दिया गया था, और बाद में 21वां राज्य बना दिया मेघालय। पहले किसके साथ में था ये मेघालय, असम के साथ में। किसके साथ में था, असम। असम मणिपुर इनके साथ में मिक्सा था, तो मणिपुर की प्रॉब्लम थी इसके ज्यादा, तो ये असम से फिर अलग होकर नया राज्य बना दिया। इसकी अलग से विधायिका और कार्यपालिका का गठन किया गया, लेकिन मेघालय इससे संतुष्ट नहीं था। मेघालय के लोग कहते थे नहीं, हमें अलग बनाओ, बिल्कुल देश ही अलग कर दो, उपराज्य बना दो, मतलब हमें स्वायत्ता दे दो। तो ऐसा नहीं हो सकता। 1972 में मिजोरम को नया राज्य बना दिया गया और अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 21 राज्य मेघालय तक बन गए और 22वां राज्य बना सिक्किम। 1975 में आपको बताया था 35वें संविधान संशोधन के जरिए, शॉर्ट में लिख देता हूं, 35वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में सिक्किम को हमारा 22वां राज्य पहले बनाया था, सह राज्य 35वें संविधान संशोधन से, और 10वीं अनुसूची
और 2A नाम का नया अनुच्छेद जोड़ा और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया और इन दोनों को खत्म कर दिया गया, क्योंकि इन दोनों के अंदर सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया था, पूर्ण राज्य नहीं बनाया। लेकिन 36वें संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया साथियों। तो हमारा 22वां राज्य है सिक्किम। 1987 में 3 नए राज्य बने, अभी तक 22 तक चल रहे थे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये 3 नए राज्य बन गए 23, 24 और 25। और बहुत समय तक 25 राज्य भारत की जनता रट रही थी, 25 राज्य 25 राज्य 25 राज्य, है ना। और उसी वक्त सन 2000 में, नवंबर 2000 में छत से उतरकर झार, छत से उतरकर झार, छत मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाया गया, भारत का 26वां राज्य। और जिस दिन 2 नवंबर सन 2000 को ये छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, उसी दिन मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था पहले, अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ। और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, और बिहार से अलग हुआ झारखंड, और 26, 27, 28वें राज्य बन गए। इस प्रकार से 28 राज्य लंबे समय तक चलते रहे। सन 2014 में आपको पता तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, और कुछ समय तक जनता ने रटा कि भारत में 29 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 29। तो तेलंगाना को 2014 में 29वां राज्य बना दिया। और फिर आपको पता है कि अगस्त 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया था। कब? अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और 2 नई यूनियन टेरिटरी बन गई। कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। ठीक है, तो अब राज्य कितने हो गए? 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं साथियों। ठीक है, यूनियन टेरिटरी पहले 7 थी, शुरू में 6 थी, फिर गोवा आ गया 7 हो गई, लेकिन फिर गोवा टाके मतलब चंडीगढ़ रह गया, तो कुल मिला के 7 चल रही है। 7 में से 2 और आ गए, 7 और 2 अब हो गए 9। 9 में से 1 वापस माइनस हो गया, क्योंकि दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, दादर नगर हवेली पहले एक यूनियन टेरिटरी थी और दमन दीव ये अलग थी। अब इन दोनों को मिला दिया, एक बना दिया, तो 9 में से फिर 1 कम हो गया ना। तो अब कितने हैं? 8 यूनियन टेरिटरी है। कितने हैं? 8 यूनियन टेरिटरी है साथियों। 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत के अंदर और 28 राज्य हैं। तो इस प्रकार से 2014 में तेलंगाना राज्य अंतिम राज्य बना था, नया राज्य। ठीक है ना, उसके बाद में तो राज्य टूटा ही है, राज्य बना नहीं है। अब देखो, कई प्रांत थे जिनका नाम बदला, जैसे संयुक्त प्रांत, जिसको आज आप उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, वो 1950 से पहले उत्तर प्रदेश नहीं था, संयुक्त प्रांत हुआ करता था उसका नाम, और बाद में इसका नाम 1950 में उत्तर प्रदेश रखा। 1969 में जिसे हम मद्रास राज्य कहते थे पहले, उसका नाम बन गया तमिलनाडु। आप देखोगे इतिहास में हम पढ़ेंगे मद्रास राज्य, तो मद्रास राज्य का नाम 1969 में तमिलनाडु कर दिया गया। उससे पहले उसका नाम क्या था? मद्रास था। कहां है तमिलनाडु? ये जो दक्षिणी भारत आपको दिख रहा है ना, तो यहां पे जो कोरोमंडल तट है वो क्या है? तमिलनाडु। ठीक है ना, ये जो आपको यहां कोरोमंडल तट दिख रहा है, ये क्या है? तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु जो था उसका पहले नाम क्या था? मद्रास हुआ करता था। इसी प्रकार से मैसूर, टीपू सुल्तान हैदर अली, है ना, तो उसका नाम क्या कर दिया गया? 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया गया। यहां है ये कर्नाटक।
उसके बाद में ये थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया है। ये देखिए यहां कर्नाटक है और यहां पर क्या है, केरल। तो कर्नाटक जिसका नाम पहले मैसूर था, इसी वर्ष लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप नाम कर दिया, किसका नाम? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी, इसका नाम क्या कर दिया? लक्षद्वीप। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। 1992 एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, क्या नाम रख दिया? दिल्ली एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन नाम कर दिया गया 1992 में, और इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है ना। यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में हुआ था, जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना दिया गया और इसे बिना पूर्ण राज्य, इसे भी क्या है, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या कर दिया? उत्तराखंड। उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या कर दिया? उत्तराखंड, 2006 में, ये ध्यान रखें। और पहले पांडिचेरी हुआ करता था, पांडिचेरी का नाम भी 2006 में बदलकर क्या कर दिया? पुडुचेरी। और 2011 में उड़ीसा का नाम, अब वहां के लोग कहते हैं भाई आप गलत नाम ले रहे हैं, ओडिशा करो, तो ओडिशा, ओडिया भाषा, वहां की भाषा बना दी, और 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर क्या कर दिया? ओडिशा कर दिया। तो साथियों, ये थे भारत का एकीकरण, किस प्रकार से नए नए राज्य बने हैं। वर्तमान में जो भारत का स्वरूप है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो किस किस प्रकार से बने हैं, उनका सारा हमने डिटेल पढ़ा। कौन कौन से आयोग थे, और हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था पाकिस्तान का बनना, है ना, हैदराबाद और जूनागढ़ का विलय, और किस प्रकार से नए नए राज्यों का गठन हुआ, कैसे हमने नाम बदले हैं, ये सभी हमने डिटेल से पढ़े हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग वीडियो में सहयोग बनाए रखें, आप अच्छे से वीडियो देखें, और ये जो वीडियो है, ये कंटेंट आपका कंप्लीट है। कोशिश यही है कि आपके एग्जाम के 100% क्वेश्चन कवर हो जाएं। जो बच्चे 11th 12th में हैं, वो 11th 12th के साथ में ही मेरे वीडियो देखते रहें, जिससे उनकी 11th 12th में पॉलिटी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। और जो ग्रेजुएशन में है, वो तो एक दिन भी बर्बाद ना करें। यदि 3 साल आपने हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के तैयारी कर ली है, तो ये मान के चलिए कि 3 साल के अंदर अंदर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। देखिए, दुनिया की कंपटीशन में हमें दिखता है 5 लाख बच्चे बैठे हैं, 1 लाख फॉर्म भरे हैं, तो आप इसमें ये देखिए दुनिया की कमजोरी क्या है। दुनिया की कमजोरी क्या है? दुनिया की कमजोरी 90% लोगों की है संविधान। उसके बाद में यदि इकोनॉमिक्स आती है, तो किसी की इकोनॉमिक्स, किसी को ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रही, किसी को सामान्य विज्ञान समझ में नहीं आ रहा। अब हर कैंडिडेट की इन चारों में से कोई ना कोई तो कमजोरी है ही है। हिस्ट्री फिर भी वो रट लेंगे, लेकिन इन चारों में कुछ ना कुछ तो कमजोरी है ही है। ये तो लगभग सबकी, और ये भी बहुत से जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है उनकी कमजोरी है। तो हम इन सभी को आपकी मजबूती बना देंगे। जब मजबूती बना देंगे तो मान के चलिए आप ओवरटेक कर जाएंगे और आगे की पंक्ति में खड़े हो जाएंगे। तो 3 साल में आपके सिलेक्शन के चांसेस फुल बन जाएंगे। समझ में आई बात? प्रतियोगी परीक्षा में हमें वो तो सब पढ़ना ही है जो दुनिया पढ़ रही है, हमें वो भी पढ़ना है जो दुनिया वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, या जो दुनिया के लिए मुश्किल है, या लोग जो ये कहते हैं ये तो मुश्किल है, ये कितने पर्सन आते हैं, इससे बढ़िया मैं इनको छोड़ दूं। आपको छोड़ना नहीं है, आपको जो दुनिया की कमजोरी है उसी को अपनी ताकत बनाना है, और आपकी बनाएंगे, हम बनाएंगे ताकत। उन वीडियो को आप कंटिन्यूटी में देखेंगे, उसके बाद में आप नोट्स पढ़ेंगे, फिर आप टेस्ट देंगे, तो यही चीजें आपकी इतनी पावर बन जाएगी कि 5-7 क्वेश्चन दुनिया बिगाड़ के आएगी और आप उन्हें संवारेंगे, तो आपका टॉप रैंक पे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप सहयोग बनाए रखें, और आप वीडियो को लाइक भी करें, और आपको यदि लगे कि ये उपयोगी चीजें हैं, तो आप अपने साथियों को भी ज्यादा से ज्यादा भेजें, ताकि कहीं पर भी बैठा कमजोर से कमजोर विद्यार्थी, गरीब से गरीब विद्यार्थी भी इसका फायदा लेकर और अपने जीवन को संवार सकें। और जहां पर कोचिंग के नाम पे लाखों की लूट मची है, उससे भी, एक बच्चे की आर्थिक हानि से भी हम बचा सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।